नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आजादी के बाद कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार लहराया गया तिरंगा, मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। सलमान खान के फैंस का इंतजार हुआ खत्म, राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। श्रीलंका में बुर्के पर लगेगा बैन, बंद किए जाएंगे इस्लामिक स्कूल। म्यांमार की तख्तापलट, भारत ने अपने 4 राज्यों को किया अलर्ट। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से लगातार हो रहा विरोध प्रदर्शन। एक बार फिर डराने लगा है कोरोना। 24 घंटों में 24,000 से अधिक आए नए मामले, 140 संक्रमितों की मौत। खबरों की शुरुआत की जाए तो शनिवार को विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय के इस्तीफे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के लोग रामसूरत रॉय के मसले पर आसन के समक्ष आकर हंगामा करने लगे। आसन के सामने रिपोर्टर टेबल के पास लगी कुर्सियों को भी पलट दिया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय के इस्तीफे को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक से हुई। विपक्ष ने प्रश्नकाल में सदन का वॉकआउट कर दिया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने राजभवन तक मार्च निकाला। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि सरकार विधानसभा में बातें रखने नहीं दे रही, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा जेडीयू और बीजेपी का दफ्तर हो गया है। विपक्ष शून्यकाल के दौरान फिर सदन में पहुंचा। पुनः इस मसले पर लाए गए ध्यानाकर्षण को मंजूर करने की मांग करने लगे। ध्यानाकर्षण को नामंजूर किए जाने के बाद विपक्ष नारेबाजी करने लगा और विपक्ष के विधायक स्पीकर के कक्ष के आगे धरने पर बैठ गए और जबरदस्त नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ी पहल करते हुए 13 ट्रांसजेंडरों को कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया है। इन सभी लोगों का चयन राज्य में पुलिस चयन प्रक्रिया के दौरान किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश के सामने एक मिसाल पेश की है। समाज के सामने ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस में 13 ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को कांस्टेबल के पद पर भर्ती किया गया है। इन सभी लोगों का चयन राज्य में पुलिस चयन प्रक्रिया से हुआ। सभी लोगों को योग्यता के अनुसार उनका चयन किया गया है। गौरतलब है कि शामिल किए गए लोगों में 8 लोग रायपुर जिले से है, राजनांदगांव जिले से 2 और बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा जिलों से एक उम्मीदवार की नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर हुई है। पुलिस भर्ती में चयनित सोनिया ने बताया कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है और हम पुलिस विभाग को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। जो पहल छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है, यह हमारे समुदाय में बड़े बदलाव करने वाली है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग ने वर्ष 2017-18 में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई थी। इस महीने की 1 तारीख को परीक्षा का परिणाम आया। इस परीक्षा में ट्रांसजेंडर समुदाय के 20 लोगों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 13 लोग चयनित हुए। अब तक भारत में 2 राज्यों में ही सिर्फ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया है। यह राज्य है तमिलनाडु और राजस्थान। बिहार सरकार ने भी हाल ही में पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव के शुरुआती चरणों के लिए हमने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है और तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 59 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की गई। अब शेष सीटों पर नामों की घोषणा की जाने की उम्मीद है। इन राज्यों में मतदान 27 मार्च को शुरू होगा और 29 अप्रैल को समाप्त होगा। इसके नतीजे 2 मई को आएंगे। आज पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा टीएमसी भवन पहुँचे। आज वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले यहाँ होने वाले प्रथम चरण के चुनाव में 30 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के बाद भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, टीएससी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार कुल 222 उम्मीदवारों ने 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जिनमें से 16 के नामांकन पत्र अवैध पाए गए।
हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर कांसरो वन रेंज के जंगल में दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस की एक कोच में अचानक आग लग गई। ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया और लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को जंगल में ही रोक दिया। तत्काल कोच को खाली कराया गया और इसके साथ ही इस कोच को रेलगाड़ी से अलग कर अन्य डिब्बों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर कांसरो वन रेंज के जंगल में दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस की एक कोच में अचानक आग लग गई। इससे हड़कंप मच गया। घटना शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। शताब्दी एक्सप्रेस जब राजाजी टाइगर रिजर्व की कांसरो रेंज से होकर गुजर रही थी, तभी रेलगाड़ी के C5 कोच में अचानक आग लग गई। कोच में मौजूद यात्रियों ने इमरजेंसी चेन खींचकर लोको पायलट को सूचना दी। लोको पायलट में तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी को कांसरो रेंज के नजदीक ही रोक दिया। रेलगाड़ी के रुकते ही कोच में मौजूद 35 यात्री सामान सहित बाहर निकाले गए। ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने तुरंत ट्रेन के बीच में जुड़े इस C5 कोच को काटकर शेष डिब्बों से अलग किया। गनीमत यह रही कि इस बीच किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। देखते ही देखते पूरी बोगी आग की लपटों से गिर गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ, वहां से वन विभाग की चौकी मौजूद है। सूचना पाकर वन विभाग के कर्मचारी अपने निजी संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर में ही पूरी बोगी जलकर खाक हो गई। घटना के तुरंत बाद रेल लाइन की पावर सप्लाई भी कट की गई। उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली से देहरादून के लिए चली थी, जिसमें कुल 12 सवारी डिब्बे थे, जिनमें कुल 316 व्यक्ति सवार थे। असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को असम पहुंची। यहां उन्होंने मरियानी में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मौजूदा दौर में से भाजपा ही गरीबों के हितों के लिए काम कर रही है। इसलिए मैं लोगों से अपील करती हूं कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को लाभ उठाने के लिए भाजपा को ही वोट दें। असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी असम पहुंची। वहां उन्होंने मरियानी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गरीबों के भले के लिए कई योजनाएं बनाई व राज्य के गरीब लोगों तक पहुंचाई है। स्मृति ईरानी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता असम से ही चुनकर राज्यसभा पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन राज्य के भले के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब 13वें वित्त आयोग में असम के विकास के लिए कांग्रेस ने 60,000 करोड़ रुपए तक नहीं भेजे, लेकिन पीएम मोदी ने 15वें वित्त आयोग में असम की जनता के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए भेजे। क्वाड देशों की बैठक से चीन बौखला गया है। चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने इस पर अपनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। ग्लोबल टाइम्स ने क्वाड देशों की निंदा करते हुए कहा कि इस संगठन का मकसद अमेरिकी हितों को सहेजना और उसकी सुरक्षा करना है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक सीजिन ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि क्वाड का तंत्र भारत को चीन की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा करने में सहायक नहीं होगा। क्वाड देशों की बैठक पर चीन जबरदस्त बौखला गया है। क्वाड बैठक के शुरू होने के पूर्व ही चीन ने इस पर अपनी सीधी प्रतिक्रिया दी थी। चीन ने अपने एक बयान में कहा था कि इसका मकसद सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और समझ को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। इसका लक्ष्य किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स के संपादक सीजिन ने भारत पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके कहा कि क्वाड का तंत्र भारत को चीन की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा करने में सहायक नहीं करेगा। सीजिन ने लिखा कि क्वाड अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो सकता। बता दें कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं ने शुक्रवार को क्वाड की पहली वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड की इस ऐतिहासिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल हुए थे। श्रीलंका में अब बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगने वाला है और 1000 से अधिक इस्लामिक स्कूलों को बंद करा दिया जाएगा। यह जानकारी शनिवार को सरकार के एक मंत्री ने दी। सरकार के इस कदम से यहां के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों पर असर होगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बुर्के पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी गई है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया। देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए श्रीलंका की सरकार ने
मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बुर्के पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। यहाँ के 1000 से अधिक इस्लामिक स्कूलों को बंद करने का भी प्लान बनाया है। उन्होंने बताया कि हमारे शुरुआती दिनों में मुस्लिम महिलाएं व लड़कियां बुर्का नहीं पहनती थी। यह धार्मिक अतिवाद का प्रतीक है जो हाल ही में सामने आया है। हम इसे निश्चित तौर पर बंद करेंगे। चर्च और होटलों पर हमले के बाद 2019 में बौद्ध बहुल देश में बुर्का पहनने पर अस्थायी तौर पर पाबंदी लगाई गई थी। इन हमलों में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की एक्शन से भरपूर फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। वही फैंस इस फिल्म की रिलीज डेट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब सलमान के फैंस का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। सलमान ने अपने इस ड्रामा, एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म के नए पोस्ट के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया है। सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का नया पोस्ट शेयर करने के साथ ही फैंस को बताया कि ये फिल्म 13 मई 2021 को रिलीज होगी। फिल्म के नए पोस्टर को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा। इस कैप्शन के साथ ही सलमान खान ने #राधे ऑन 13 मई #2 months to राधे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के नए पोस्टर में सलमान खान दबंग अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म की बात करें तो में सलमान खान के अलावा इसमें दिशा पठानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स ने जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। जिसका निर्माण सलमा खान, सोहेल खान और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। फिल्म ईद के मौके पर 13 मई 2021 में रिलीज की जाएगी। इसके अलावा सलमान खान फिल्म अंतिम में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनके बहनों एक्टर आयुष शर्मा और साउथ इंडियन सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री प्रज्ञा जायसवाल लीड रोल प्ले करती नजर आएगी। प्रज्ञा ने कई सुपरहिट तेलुगु फिल्में दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।